नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि आपके जॉब से रिलेटेड है, यानी आपके नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है उसके अंदर 40 पोस्ट यानी कि 40 पोस्ट के ऊपर जॉब निकले हैं जो कि इंजीनियर के लेवल की जॉब है आपकी। इसमें 40 पोस्ट के ऊपर टोटल जॉब है यहाँ पे। हालांकि पोस्ट यानी कि जो आपकी वैकेंसी है वो भले ही कम है, इसीलिए वीडियो शॉर्ट में रहेगा, छोटा ही रहेगा, बट इसमें सारा कुछ डिस्कस होगा कि इसके लिए क्या आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, अगर वो एग्जाम देना पड़ेगा तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारा कुछ इसी वीडियो में डिस्कस होगा। मेनली यहाँ पे एक बात और ये भी है कि आपके फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। और जो बहुत बड़ा डाउट रहता है सबका कि यहाँ पर हमको पे स्केल कितना मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, वो भी हम यहाँ पे एक ही नोटिस के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आपका 18 मार्च यानी 18 ऑफ मार्च 2023 के अंदर ये नोटिस जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है, जो कि आपकी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर नोटिस आ चुका है। जो मैं उस नोटिस के अंदर जो भी कुछ है सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, ये मैंने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसको मैंने अभी खोला हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने जो मार्क करा हुआ है ये उसका पूरा नाम है उस एजेंसी का। अगर आपने उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम बात करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको इसकी जॉब पाने के लिए। जॉब बहुत बढ़िया है, अपर लेवल की जॉब है, हालांकि सैलरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे स्केल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपका पर मंथ का जो रहेगा बेसिक से एडवांस जो भी है वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा या सीबीटी यानी कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, ये हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। मेनली यहाँ पे एप्लीकेशन की फॉर्म की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको मिला है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, अप्रैल के मिड तक जाने वाला है ये। तो एक एक चीज़ जो है यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेन बात मैं बता दूँ, ये आपका वो नोटिस है। देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2023। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA is an autonomous organization under the agency of DO Water Resources, River Development and Ganga Ministry of Jal Shakti. Government of India invite online application from Indian citizens for following post for its headquarters and various field offices लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। ये आपके पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट से अगर चाहें आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ पोस्ट, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल लेवल आर गिवन बिलो। देखिए आपको मैं मेन बात बता दूं, यहाँ पे आपकी जो है टोटल 6 पोस्ट होंगी। या तो आप जूनियर इंजीनियर के अंदर सिविल सिविल इंजीनियर जो होते हैं आपके, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका लेवल 6 का जो है यहाँ पे स्केल रहेगा, पे लेवल रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी जो होगी मतलब लगते ही आपको 35,400 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलने वाले हैं। साथ में धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। 1,12,12,400 तक जो है ये आपकी मैक्सिमम तक जाएगी इस पोस्ट के अंदर। इसमें जो आपके यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। देखिए जूनियर इंजीनियर में अगर आप एससी कास्ट से हैं तो आप जूनियर इंजीनियर में सिविल इंजीनियर के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आप अगर दूसरी कास्ट कैटेगरी से आते हैं, जैसे एसटी हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी से हो गए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 पोस्ट जो है इसके अंदर वैकेंसी है आपके जूनियर इंजीनियर के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 27 अगर आपकी एज है इसके बीच में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सीरियल नंबर आपका जो पोस्ट का आता है वो आता है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए भी आपका सेम जो है लेवल 6 का पे स्केल रहेगा, यानी आपका 35,400 पर मंथ आपको जो है मिलने वाले हैं। ये आपका बेसिक है, बढ़ते बढ़ते आपका 1,12,400 तक भी मैक्सिमम जाएगा आपका ये। इसके अंदर यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, सिर्फ टोटल एक ही वैकेंसी है, वो भी यूआर के लिए, यानी कि कोई रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाला स्टूडेंट और जो भी कैंडिडेट है जो भी ये जॉब लेना चाहता है और जिसकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होती है तो वो इसके लिए अप्लाई सिर्फ अनरिजर्व वाला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एज की बात करूँ तो 21 से 30 तक इसकी भी एज रहेगी। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए जो यहाँ पे पोस्ट का नाम है उसमें आपके लेवल 4 की आपको जो है यहाँ पे स्केल रहेगा। इसमें आपका 25,500 से लेके 81,100 तक जो है मैक्सिमम आपकी सैलरी यहाँ पे जा सकती है। इसके अंदर यूआर में 2 पोस्ट यानी 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए एक है, एससी के लिए भी एक है, एसटी के लिए भी एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है। टोटल 6 यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी आपकी।
18 से लेकर 27 की उम्र के बीच में जो भी लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मेन बात ये भी आपको बता दूं, मेल फीमेल आप कोई भी इसमें से जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे मेन डाउट रहता है कि मेल या फीमेल में से कोई एक जना अप्लाई कर सकता है या दोनों, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन हमारे यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो हम आगे चल के इसी नोटिस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका आ जाता है अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपका जो है 25,500 से लेके 81,000 से लेके 100 तक जाएगा। इसमें इसमें आपका टोटल 7 वैकेंसी है। इसी के अंदर स्टीनोग्राफर के अंदर आपकी 9 वैकेंसी और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए इसमें आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। टोटल की अगर बात करूँ तो टोटल आपकी 40 वैकेंसी हैं अलग अलग पोस्ट पर। पोस्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो पोस्ट यहाँ पे 6 तरह की पोस्ट हैं और 40 जो है यहाँ पे वैकेंसी हैं। वैकेंसीज आर टेंटेटिव इन नेचर, ये आपकी बढ़ भी सकती हैं आगे चल के और घट भी सकती हैं। आपको बस अप्लाई करना है। आगे चल के अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वैकेंसी कम भी कर सकते हैं वो लोग, चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं। वो अब बाद में कोई नोटिस आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही आपके लिए अपडेट है। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो नेम ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको बता दिया। पोस्ट के हिसाब से अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपका बोला जा रहा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल में यहाँ पे बोला गया है सेम यही चीज़ आपको बोली गई है डिजायरेबल में। एक इसी में आपका जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका एसेंशियल डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी और स्टेटरी बॉडी। इसके अंदर अगर आपने काम करा हुआ है पहले 3 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आपके अकाउंट और कैश का जो काम होता है आपके गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर आपने करा हुआ है तो उसके लिए आपका 3 साल का जो है मिनिमम यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इस पोस्ट के लिए। सेम अगर हम बात करें ड्राफ्टमैन ग्रेड के लिए, इसमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होगा तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री फ्रॉम ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपने अगर किसी में भी डिग्री करा हुआ है किसी भी कोर्स के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है फाइनल ईयर, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है किसी भी डिग्री के लिए। मेनली आपका क्वालिफाइड आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो यहाँ पे 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने अगर सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या फिर कोई सा भी बोर्ड होगा आपका इंडिया के अंदर की बात हो रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें स्किल शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट में अगर आप 80 शब्द यानी 80 वर्ड्स अगर आप टाइप कर सकते हैं तो वो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है कंप्यूटर का। उसमें आप चेक कर सकते हैं अपना स्पीड। अगर आप इसमें आपकी पकड़ होगी स्पीड में इतनी आपकी जैसा लिखा आ रहा है तो उस हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेन आपको 12th पास भी होना जरूरी है, बस इतनी आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लास्ट पोस्ट हमारे यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूँ तो यहाँ पे 12th क्लास पास आपका बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो वो चल जाएगा, कोई सा भी बोर्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर। और एक मेन बात है यहाँ पे टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि आपको जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। इंटरनेट मतलब आपको इंटरनेट चलाना आना चाहिए नॉर्मल जैसे चलाते हैं आप, वो चीज़ अगर आपको नॉलेज है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 18 मार्च से लेकर आप इसमें मिडनाइट यानी कि आपके आधी रात से पहले पहले तक यानी कि 12 बजे से शायद पहले पहले तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17 तारीख को 17 अप्रैल तक यानी आपके पास पूरा 1 मंथ का समय है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ये या तो रिटन एग्जाम भी हो सकता है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए CBT एग्जाम भी हो सकता है। ये आपको वेबसाइट पर ही आगे बता दिया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लूँ यहाँ पे तो 890 रुपये आपको पे करने हैं। फीस एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, ये जनरल OBC और EWS वालों के लिए है। 550 रुपये GST के साथ। GST और बैंक चार्ज अलग अलग होते हैं। GST आपको बता दूं जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लेती है। अगर उसके अंडर जो भी आपका एग्जाम आ रहा होता है तो उस हिसाब से GST लिया जाता है। मेन आपका आ जाता है बैंक चार्ज, वो आपका सर्विस चार्ज होता है जिस बैंक के थ्रू आप अपना पेमेंट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन का, वो उसको चला जाता है। इस तरीके से वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ये जो फीस लिखी हुई है इसके ऊपर होगा वो एक्स्ट्रा चार्ज, तो वो आप जो है आपको वो एक्स्ट्रा मतलब उसी के अंदर इंक्लूड होकर आपका आ जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस तरीके से आपको पे कर देना है।
और ये आपका SC ST PWBD यानी पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इतना फीस में रिलैक्सेशन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म, fees once paid not be refunded under any circumstances, nor can it be held in reserve for any other examination or selection। मतलब आपको बोला जा रहा है आपके लिए, आपको एक बात पहले ही बता दी गई है कि आपने एक बार फीस पे कर दी, उसके बाद कोई रिफंड नहीं होगा। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी चाहते हैं, तो फीस पे होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना ना देना वो आपकी मर्जी है। पोस्ट में जॉब लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर रहेगा। अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन की लिस्ट के हिसाब से आपको जॉब जो है मिल जाएगी। मेन यहाँ पे बात आती है आपकी कैटेगरी की। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एज के अंदर ही। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, किसी पोस्ट के लिए आपकी 18 से जो है 27 तक एज है, किसी के लिए आपके 21 से 30 तक एज है, तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस पोस्ट के लिए। अगर आप SC ST से अप्लाई कर रहे हैं, OBC से कर रहे हैं, तो 3 साल। इस तरीके से आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन एज के अंदर। एक्स सर्विस मैन होता है, आप जैसे कि सर्विस, जैसे कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें अगर आप काम कर चुके हैं 3 साल से ज़्यादा, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन की हमारी बात हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन कैसे होने वाला है आपका? तो पहला आपका होगा फर्स्ट स्टेज, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में आपको करने हैं, सारे MCQ बेस्ड रहेंगे। विल बी हेल्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स शीट, यानी कि OMR शीट होती है आपकी, जिसमें आपके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जितने भी आपके क्वेश्चन के अंदर आएंगे वो आपके OMR शीट पे आपको दिख जाएंगे। उसमें से जो भी आपका करेक्ट होता है उस क्वेश्चन के उस ऑप्शन को आपको डार्क करना होता है, जिस भी पेन से बोला जाता है, ब्लैक या ब्लू जो भी आपको बोला जाएगा एग्जाम के दौरान। तो उस तरीके से आप उसको फिल करेंगे पूरा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको जो है करने होते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होगा? इन द केस ऑफ UR OBC या EWS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, वाइल 50 टाइम्स ऑफ the vacancy for SC ST PWD category candidates, shortlisted candidate will be invited for document verification। अब देखिए सेकंड स्टेज में उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका पहला एग्जाम हो जाता है क्लियर, जो इन्होंने बोला है वो आपका मार्क्स बता दी मैंने कितने मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं उधर। उस जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आपकी एजेंसी है, उसका ऑफिस होता है अलग अलग स्टेट में, वो प्रेजेंट है, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, इट विल बी प्रीस्यूम्ड दैट द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द पोस्ट एंड हिज कैंडिडेचर इज लाइबल फॉर रिजेक्शन। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपका जो है आपका जो एप्लीकेशन है, मतलब आपकी जो पोस्ट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, जॉब आपकी। अगर उनको ऐसा लगेगा कि आप दिए हुए समय पर नहीं आए, समय और तारीख पर वहाँ पे वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो आपका ये जो है एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आपको बोला जा रहा है। और आगे कुछ इसके बारे में आपको नहीं बोला जाएगा। फिर आप कितना भी कह लीजिए कि आपका कोई कारण रहा हो, किसी कारण आप ना जा पाए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो टाइम डेट दिया है उस पर आपको जाना है, नहीं जाते हैं तो वो पोस्ट कैंसिल हो जाती है। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स फॉर ऑल द पोस्ट विल बी अपीयर्ड CBT। जैसा आपको बोला गया था मैंने कि CBT एग्जाम भी होगा और रिटन एग्जाम होगा, दोनों में से कोई भी एग्जाम हो सकता है। रैंक पोजीशन विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सेकंड स्टेज CBT। जो आपका सेकंड स्टेज है वो CBT एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज आपका रिटन टेस्ट है। तो जो आपका CBT होगा वो भी सही आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अंदर भी 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, उसके लिए भी वो आपका CBT एग्जाम रहेगा। उसके हिसाब से आपकी रैंक निकाली जाएगी, एक्चुअल रैंक जो आपकी आएगी इस एग्जाम में। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC कैंडिडेट्स विल बी अपीयर्ड इन द स्किल टेस्ट। इन जो 2 पोस्ट आपको बोली जा रही हैं, इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट को अपीयर होना पड़ेगा स्किल टेस्ट के अंदर, जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का होता है, टाइपिंग चेक करने वाला। दिस इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये आपको पास करना ही पड़ेगा। 7% मार्क्स मिस्टेक विल बी अलाउड। आपकी 7% अगर मिस्टेक होती है इस एग्ज़ाम में तो अलाउड हो जाएगी। जैसे कि ये UR और OBC और EWS के लिए बोला जा रहा है। 10% SC ST कैंडिडेट की मिस्टेक होती है सेम स्किल टेस्ट के अंदर, तो भी अलाउड हो जाएगी। उससे ज़्यादा परसेंट में मिस्टेक हुई तो ये आपका एग्ज़ाम जो है नहीं देखा जाएगा, इवेल्युएट नहीं करेंगे ये लोग। मेनली आपको बता दूं
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आपको सिंपल वेबसाइट पर जाना है जो आपकी NWDA की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, उसके बाद फॉर्म फिल करना होता है, पेमेंट करनी होती है, फाइनली आपको प्रिंट आउट लेना होता है फॉर्म का, जिससे कि बाद में वो मांगा जाता है सिलेक्शन के समय पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, तब आपको वो चीज़ जो है दिखानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ एक है कि concealing of information or furnishing false information will lead to rejection of the candidature at any stage of the recruitment। अगर आपने कोई जानकारी गलत भरी है एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल करते में, और बाद में जब डॉक्यूमेंट में आपका देखा गया कि वो जो आपने भरा था वो कुछ और था, फिल आपने कुछ और किया था, और जब आप डॉक्यूमेंट लेके आए वहाँ पे कुछ और चीज़ निकल रही है, तो ऐसे में भी आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा जॉब। अब मैं आपको बता देता हूँ, डेट ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू कॉल लेटर एंड नो इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। मतलब आपको बोला जा रहा है आपका जो भी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट जो भी होगा, इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिन, तो उनको कॉल करा जाएगा बाद में, जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये आपको कॉल करके बताएंगे जब आप जिस भी आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर। फी वंस पेड शैल नॉट बी, जैसा कि आपको बता दिया फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लेना अच्छे से। ये नोटिस में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से सारा कुछ देख लें एक एक चीज़। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म में फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है आपको, और अपना जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एक ID प्रूफ आपको देना पड़ता है फॉर्म फिल करते हैं, जिससे कि उनको पता लग सके। ID प्रूफ से आपको वो पता लगा लेते हैं कि आपकी सिटीजनशिप यानी कि आप किस नेशन से हैं, वो उससे पता लगा लेते हैं। और आपका जो फोटो और सिग्नेचर होता है उससे वो ये पता लगा लेते हैं कि उन जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वही एक्चुअल में वही कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम लिखने वाला है, ऐसा वो पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इन बातों का जो है ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब मेन फाइनल एक और चीज़ है, कैंडिडेट शुड रेफर टू एडवर्टाइजमेंट। जैसा आपको बोला जा रहा है कि इसको पूरा अच्छे से देख लेना, इसके बारे में जो भी आपका नोटिफिकेशन है। तो ये 40 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन था आपके जॉब के लिए, सारा कुछ जो है मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप ऐसे कर लेंगे वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करके, और वही सेम आपको जैसा मैंने बताया वैसा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।